गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम जो कुछ भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ऐसी उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को समझ आया होगा। आज उसके आगे का हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे और स्पेशली हम सभी यहाँ पर बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम सभी पढ़ेंगे सेल थ्योरी क्या होती है, किस तरह की होती है। तो वहीं से ही हम सभी यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जब हम सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, तो सेल थ्योरी को हम सभी कहते हैं कोशिका सिद्धांत। हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका सिद्धांत। और बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ मिलेगा आपको कोशावाद। कोशावाद। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेन यही रहेगा, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, और जिसको हम सभी यहाँ पे कहते हैं कोशिकावाद या कोशावाद या कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अब भाई कोशिका सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि है क्या कोशिका सिद्धांत। ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी को दिया था, और इसका असली निचोड़ क्या है, इसी को हम सभी यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक नॉर्मल तरीके से हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी ने आरबीसी के बारे में पढ़ा है, जिसको हम सभी कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पियोस्कल्स यानी आरबीसी। आप सभी को पता होगा आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी जो जीवन अवधि होती है, इसका जो कार्य मतलब कहना चाहिए कि जो जीवन अवधि होती है या लाइफ स्पेन होता है, वह कितना होता है? 120 डेज का होता है। कितना होता है बच्चों? 120 डेज का होता है ना? 120 डेज का होता है और फिर ये मर जाती है। तो यहाँ पर आप यह ध्यान रखना कि जैसे मान लो आप कितने साल के हो? चलो बच्चों सभी बताओ, कितने साल के हो आप सभी? मैम आवाज कम आ रही है, चलो अभी कराते हैं। ठीक है, बोल दे रहे हैं, परेशान मत हो। हाँ, 120 दिनों की होती है। ठीक है, और आपकी एज कितनी है? आप 18 साल के हो, 16 साल के हो, कुछ बच्चे 20-21 साल के हैं, कुछ 25 साल के हैं, है ना? तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आप मोस्टली जो बच्चे हैं वो 16-17 साल से ज्यादा के ही हैं, 18 साल के हैं। अच्छा, कुछ बच्चे 19 साल के भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपकी जो एज है वो कितनी है बच्चों? 25 साल की एज है। ठीक है, 25 साल की आपकी एज है। ये मान लीजिए चलो 20 साल की एज है। तो दिन और सालों में तो बहुत अंतर होता है। यहाँ पे आप देखो कि 120 दिन की तो आपकी आरबीसी जिंदा रहती है। तो क्या आज के टाइम पे आपके शरीर में आरबीसी नहीं है क्या? क्या आपके शरीर में लाल रक्त कणिकाएं नहीं है क्या? बिल्कुल है। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल जीवित हैं और हमारे शरीर में आरबीसी है, यानी लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? 120 दिन के बाद तो उसको मर जाना चाहिए था, पर आज कैसे यह पॉसिबल हुआ? तो बहुत सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? सिंपल सी बात यह है कि जब हम आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब वो मरी होगी, जब उसने अपना लाइफ स्पेन यहाँ पर खत्म किया होगा, ठीक है, तो वह सबसे पहले सेल डिवीजन उसने किया होगा। क्या किया होगा बच्चों? सबसे पहले उसने सेल डिवीजन उसने किया होगा, जिसको हम सभी कहते हैं कि कोशिका विभाजन उसने किया होगा। ठीक है, अब जब कोशिका विभाजन इसने किया, सेल डिवीजन इसने किया, तो मान लीजिए कि एक सेल से यहाँ पर दो नई सेल्स बनी। ठीक है, सेल डिवीजन में क्या होता है? एक सेल से कोशिकाएं दूसरी यहाँ पर बनती है, और यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि ये है हमारी पेरेंट सेल। कौन है ये? पेरेंट सेल, जिसको हम सभी पैतृक कोशिका के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और यह दो नई सेल बनी, तो इन दोनों को क्या कहा जाएगा? इन दोनों को कहा जाता है डॉटर सेल्स, और हिंदी में कहा जाता है संतति कोशिकाएं। क्या कहा जाएगा? संतति कोशिकाएं।
तो कहीं ना कहीं हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारी नई सेल यहाँ पर बनी है वह पहले से ही जो एग्जिस्ट कर रही है, पहले से ही जो यहाँ पर है सेल, उसी से ही यह बनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई यहाँ पर जो भी नई सेल बनी है वो पहले की ही सेल से बनी है। और यही क्या है हमारा यहाँ पर कोशिका सिद्धांत, यही क्या होता है यहाँ पे हमारा सेल थ्योरी, इसी को ही यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक मिनट दो, मैं जरा सा आवाज बढ़वा के आती हूँ। ठीक है, कुछ शायद दिक्कत हो रही है। ठीक है बच्चों, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यह देखा, मैम आप पहले हिंदी में पढ़ाइए, बाद में अंग्रेजी में बता दिया करो। मोहित, इसके लिए मैं कोई भी कमेंट यहाँ पर आपको नहीं कह रही हूँ। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, बातें बनाने में फोकस मत करो। रुक जाओ एक मिनट, आवाज का ठीक करवाऊँ मैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी हमारे यहाँ पर सेल है, जो भी हमारे यहाँ पर सेल है, जो भी यहाँ पे हमारे पास कोशिका है, ठीक है, ठीक है कोमल, तो यहाँ पर आप सभी क्या देखोगे कि जो भी हमारी सेल है, ठीक, वो क्या होगी, मरने से पहले यहाँ पर क्या करेगी, नई कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण करेगी। ठीक है, तो नई कोशिकाओं का निर्माण क्या हो रहा है, पूर्ववत कोशिकाओं से हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहा है, और उसी को हम सभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पैतृक कोशिका के नाम से यहाँ पर जानते हैं, उसी को हम सभी यहाँ पर पेरेंट सेल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और यही क्या है, हमारी सेल थ्योरी होती है। तो मेन यही है, हाईलाइट यही है, आज का हाईलाइट यही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें बात तो पता चल गई, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से यहाँ पर पूछे जाते हैं, चलो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि यह बताओ सेल थ्योरी को कौन प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय, यानी इस सेल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था, किसे प्रतिपादित किया था, ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी यहाँ पर दिया था। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान यहाँ पर रखना है कि जो भी हमारी सेल थ्योरी होती है वहां पर दो साइंटिस्ट के बारे में बात होती है, दो वैज्ञानिकों के बारे में बात होती है। पहला का नाम था स्लीडन और दूसरे का नाम था स्वान। ठीक है, चलो तो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, दो साइंटिस्ट के बारे में। और पहले का नाम था यहाँ पे थियोडोर स्वान और दूसरे का नाम था यहाँ पे मैथियास जैकब स्लीडन। अगर आपको पूरा नाम याद नहीं होता है तो आप इसको शॉर्ट में यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, पहला होता है यहाँ पे स्वान और दूसरा है यहाँ पे स्लीडन। ठीक है, तो एक स्वान है और दूसरे कौन है यहाँ पे स्लीडन, और यही दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिया यहाँ पर, सेल थ्योरी यहाँ पर दिया। क्या दिया इन्होंने बच्चों, यहाँ पर सेल थ्योरी इन्होंने यहाँ पर दिया। जब इन्होंने सेल थ्योरी को यहाँ पर दिया था तो इन्होंने तीन नियम बताए थे, उस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या दिया, यहाँ पर तीन नियम बताए थे। ठीक है, और ये तीन नियम कौन कौन से हैं, चलो इसको भी हम सभी यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। ये जो तीन नियम थे वह कुछ इस तरीके थे। तो सिद्धांत की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो जो सिद्धांत होता है उसके अंदर इन्होंने तीन यहाँ पर सिद्धांत, तीन नियम इन्होंने बताए थे। चलो इसको जोर जोर से एक बार पढ़ो, लाइब्रेरी में हो कोई बात नहीं, पढ़ के देखो। सबसे पहले नंबर पर लिखा है कि सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। पहले नंबर पर क्या होगा यहाँ पर कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है, यानी कि द सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। और तीसरे नंबर पर आता है ऑल सेल अराइजेस ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हम कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो स्लीडन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यह सिद्धांत दिया।
इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने 3 बातें कही, और जो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा है? तीसरा नियम यहाँ पर है। लेकिन हम एक एक करके सभी नियम को यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी शुरू करेंगे कि सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। यहां से हम सभी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जितने भी जीवधारी यहाँ पर होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होते हैं, जितने भी जीवधारी यहाँ पर होते हैं, उनके पास कितनी सेल्स हैं, वह कितनी कोशिकाओं से बने हुए हैं, उस आधार पर उन्हें 2 तरीके से बांटा गया है। पहले जो होते हैं उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर ही दूसरे नंबर पर हम सभी यह देखेंगे कि कुछ इस तरह के जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं उनको क्या कहा जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हिंदी में कहा जाता है बहुकोशिकीय। इनको कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? बहुकोशिकीय इनको कहा जाएगा। तो जितने भी जीवधारी यहाँ पर हैं उनको 2 तरीके से बांटते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखो बहुत सिंपल है। यूनी मतलब होता है 1 मतलब क्या हो गया? 1, ठीक है। अगर ऐसे जीवधारी जो सिर्फ एक कोशिका से ही यहाँ पर बने हुए हैं उनको क्या कहा जा रहा है? यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय यहाँ पर कहा जा रहा है। और नेक्स्ट होता है मल्टी मतलब क्या होता है? बहु। अब ये वो वाली बहु नहीं है जिसे सोच के लड़के बड़े खुश हो रहे हैं, नहीं। बहु का मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारे, अनेक, बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारी कोशिका से मिलकर के अगर यह बने हैं तो ये क्या हो गया? बहुकोशिकीय। तो बहुत सिंपल था कि ऐसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बने हैं, एक कोशिका से ही बने हैं, पर वो अपने सारे काम कर सकते हैं। वो रिस्पायरेशन कर सकते हैं, यानी श्वसन कर सकते हैं, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं, सब कुछ काम वो कर सकते हैं। तो जब वो सब कुछ काम यहाँ पर कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, ठीक है। और जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर के बने हैं उनको क्या कहा जाएगा? बहुकोशिकीय यहाँ पर कहा जाएगा। सिंपल है। अब आपके एग्जाम में ना ये प्रश्न नहीं पूछता, आपके एग्जाम में पूछता है इसके एग्जाम्पल्स, इसके उदाहरण से प्रश्न यहाँ पर पूछता है। तो चलो एक एक करके इसका उदाहरण भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका उदाहरण हम लिखना शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण जो आता है वो है बैक्टीरिया, यानी जीवाणु। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों जीवाणु, पहला नंबर। दूसरे नंबर पर और उदाहरण क्या हो सकता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो इसको भी लिख लेते हैं, फुल फॉर्म इसकी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हिंदी में हम सभी क्या कहेंगे? नील हरित शैवाल कहते हैं। नील हरित शैवाल के नाम से हम सभी इसे जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो नंबर यहाँ पर आ जाता है वह किस चीज का आ सकता है? तो आंसर करना कि तीसरा नंबर आ जाता है यहाँ पे प्रोटोजोवंस। क्या आ जाएगा? प्रोटोजोवंस, यानी कि प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अमीबा के बारे में बात करते हैं तो जो अमीबा होता है वह इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है प्रोटोजोआ का। इसके अलावा हम लिख सकते हैं पैरामीशियम। क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो आंसर करना है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर पैरामीशियम, ठीक है। और क्या उदाहरण हो सकता है? तो लिखेंगे यहाँ पे युगलीना। और क्या हो सकता है बच्चों? तो लिखना है युगलीना, ठीक है। और क्या हो सकता है? तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो ना तो ये सभी क्या है? प्रोटोजोआ।
तो अगर हम बैक्टीरिया को देखते हैं यानी जीवाणु को, हम देखते हैं यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित या फिर हम प्रोटोजोआ को यहाँ पर देखते हैं, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं यहाँ पर? तो आंसर करना एक कोशिकीय जीव के ये सभी यहाँ पर उदाहरण हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बहुकोशिकीय के बारे में, तो जो बहुकोशिकीय मतलब जो बहुत सारी सेल से मिलकर के यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल हम सभी यहाँ पर लेकर के चलेंगे और वो हैं सभी तरह के एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे लिखेंगे जंतु, सभी तरह के जंतु जिसमें मानव भी सम्मिलित है, मानव भी सम्मिलित है। तो अगर हम अपने बारे में बात करें तो हम सभी क्या है? हम सभी एनिमल्स ग्रुप में रखे जाते हैं। क्या किस में रखे जाते हैं? एनिमल्स ग्रुप में यहाँ पर रखे जाते हैं। तो हम सभी क्या है? यहाँ पे एनिमल ग्रुप में रखे गए हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि क्या मैम एनिमल है? तो आपको बोलना है कि हम इस तरह के जंतु हैं जिसको समाज में रहना आता है और समाज में किस तरीके से हमें बातचीत करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर जैसे कुछ बच्चे कह आदित्य हो गए, ठीक है, इसी तरह से हर्ष हो गए, हिंदी में बस लिखो मैम। आप क्यों लिखूं मैं हिंदी में? बेटा अगर आप इस तरह से करोगे तो मैं भगा दूंगी क्लास से। ठीक है, अब आरव कह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दीजिए, पीडीएफ निकालने में दिक्कत होती है। तो बेटा इसकी पीडीएफ आपको क्यों निकालनी है? इसके लिए आपको अलग से A4 साइज का पीडीएफ मिल रहा है ना, या मिलेगा जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, तो उसका आप पीडीएफ निकालना। इसका पीडीएफ क्यों निकाल रहे हो आप? फिर थोड़ी समझदारी दिखानी है। ओके चलो, तो अगर हम यहाँ पर मनुष्य के बारे में बात करते हैं तो मनुष्य को किस में रखा गया है? एनिमल ग्रुप में ही यहाँ पर रखा गया है। मैम हिंदी बैच है, नहीं, गलत बात है। ठीक है, गलत बात है, देखो बहुत गलत बात है। जो बच्चे कह रहे हैं हिंदी बैच है, ऐसा पढ़ाओ वैसा पढ़ाओ, तो बेटा फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगी, फिर आप किसी और टीचर से पढ़ लेना। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, वैसे ही मैं पढ़ाऊंगी। अगर आपको नहीं पढ़ना है आप बता दो, आज तीसरा दिन ही है, किसी और टीचर को यहाँ पर ले आएंगे और कोई और टीचर आपको पढ़ा देगा। बाकी ये मैं कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद किसी और टीचर से आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि जब आप मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय के बारे में बात यहाँ पर करते हैं, तो बहुकोशिकीय का मतलब होता है जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, और उसमें जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है हमारे एनिमल्स, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, यानी ह्यूमन बींग्स भी इसी में ही यहाँ पर रखे जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे सभी तरह के प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो मैं यहाँ पे प्लांट्स लिखती हूँ, प्लांट्स जिनको हम सभी पादप के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किसके नाम से? सभी तरह के पेड़ पौधे। तो सभी तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे हैं? हमारे बहुकोशिकीय ही यहाँ पर होते हैं। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो आ जाएगा फंजाई, यानी कवक। ठीक है, क्या आ जाएगा? कवक। कवक क्या हो गए? जैसे अगर आप मशरूम के बारे में बात करते हो, जिसको आप कुकुरमुत्ता भी बोलते हो, या फिर आप बात करते हो फफूंदी लग जाती है ना, जैसे रोटी के ऊपर, अचार के ऊपर फफूंदी लग जाती है, तो फफूंदी की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो फफूंदी, ये सभी क्या होते हैं बच्चों? कवक होते हैं। तो कवक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, फंजाई की अगर हम बात करते हैं, तो यह क्या है? तो आंसर करना कि बहुकोशिकीय होते हैं, यानी यह मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर ना मैं आपको एक नोट भी लिखवाती हूँ, एक नोट भी हम लोग यहीं पर ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम सभी बात करेंगे किसके बारे में? ईस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम सभी ईस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी खमीर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब खमीर क्या होता है? तो खमीर भी फंजाई है। खमीर भी क्या होता है? यह एक कवक का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन जो खमीर होता है यह एक ऐसा कवक होता है जो यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है बच्चों? तो आंसर करना कि यह यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय कवक होता है। ये कैसा होता है? एक कोशिकीय कवक होता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछता है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछेगा
आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि फंजाई कैसे होते हैं, कवक कैसे होते हैं, हमेशा आपको आंसर करना है मल्टी सेलुलर होते हैं यानी बहुकोशिकीय होते हैं, हमेशा आपको यही यहाँ पर आंसर करना है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए खमीर के बारे में, अगर आपसे यह पूछा जाए यहाँ पे ईस्ट के बारे में, खमीर के बारे में कि भाई खमीर कैसा है, तभी आपको यहाँ पर बताना है कि जो खमीर यहाँ पर होता है, जो ईस्ट यहाँ पर होता है, यह एक ऐसा कवक होता है जो कि एक कोशिकीय होता है। छोले भटूरे खाए हैं? खाए हैं छोले भटूरे? हाँ खाए होंगे। तो भटूरा जो बनता है ना उसमें ईस्ट डाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, ढोकला खाते हैं, है ना। इसके अलावा जलेबी खाते हैं, केक खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, ठीक, और ब्रेड खाते हैं। इन सब की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो ये सभी आपने देखा बड़े स्पंजी स्पंजी से होते हैं, है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है? तो आंसर करना ईस्ट की वजह से, खमीर की वजह से होता है। तो ईस्ट एक कवक है और एक ऐसा कवक है जो एक कोश के यानी यूनिसेलुलर होता है और इसको हम सभी फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो हम जो बेसिकली यहाँ पर पढ़ रहे थे वह क्या पढ़ रहे थे कि भाई जितने भी जीवधारी यहाँ पर पाए जाते हैं वो या तो सभी के सभी एक कोशिकीय होते हैं या तो वो सभी के सभी कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है, ये जो पहला लिखा है कि सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। तो एक मतलब क्या हो गया? यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय। और अगर हम यहाँ पे बात करें अनेक कोशिकाओं से बने हैं तो साफ समझ जाओ कि किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे मल्टी सेलुलर के बारे में बात हो रही है, बहु कोशिकीय के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। डन? क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आ गया? यही तो लिखा है। चलो बहुत बढ़िया। तो पहला वाला जो सिद्धांत है वो हम बहुत अच्छे से समझ गए। अब दूसरे नंबर पर हम सभी चलते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हम चलते हैं तो क्या कह रहा है? द सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की बुनियादी इकाई है। ये हमने परसों वाली क्लास में भी पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये भी हमें आता है। अब तीसरे नंबर पर है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, यानी द ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया जो मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि पहले से यहाँ पर एक पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल अपना सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन करती है और उस पेरेंट सेल से ही, उस पैतृक कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही तो मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे साफ मतलब है कि अगर नई कोशिकाओं को आप देख रहे हो तो नई कोशिकाएं कैसे बनी? पहले से ही मौजूद कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हुआ। और यही क्या है हमारा? यही कि सभी कोशिकाएं पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, ठीक है। ओके बच्चों, समझ आ गया? क्लियर है? चलो, तो यहाँ पहले से मौजूद कोशिकाओं के लिए कई बार हिंदी में एक नया शब्द भी यहाँ पर पूछा जाता है और वो क्या है? पूर्ववत कोशिकाएं। पूर्ववत कोशिकाएं, अगर ऐसा लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही मतलब है, पूर्ववत कोशिकाएं, ठीक है। डन बच्चों? क्लियर है? तो हमने यहाँ पर यह देखा कि कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दो साइंटिस्ट थे, पहले का नाम था स्वान और दूसरे का नाम था स्लेडन। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के यहाँ पर क्या दिया? कोशिका सिद्धांत यहाँ पर दिया। कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यह 3 सिद्धांत यहाँ पर दिए गए, जिसमें जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम देते हैं वह किसको देते हैं? थर्ड को यहाँ पर देते हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यही क्या था? सेल थ्योरी। इजी था, बहुत सिंपल था। चलो बहुत अच्छे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऐसा कौन है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता? ऐसा कौन है यहाँ पर जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, सेल थ्योरी को नहीं मानता? ऐसा कौन है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
और वो है वायरस। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखेंगे एक्स्ट्रा करके, वायरस। वायरस यानी कि विषाणु। ठीक है। अब विषाणु जो होता है बच्चों, ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि जीवाणु की अगर हम बात करें तो यह कोशिका सिद्धांत, यह कोशिका सिद्धांत को, यस, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर कि यह सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है ऐसा क्यों? अब ऐसा यहाँ पर क्यों? ऐसा क्यों? बेटा ये सब आप लोगों को ना A4 साइज के PDF में मिल जाएगा। मैं देखो आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका लिखने का जो स्पीड है बहुत तेज है तो आप लिख लो। अगर नहीं लिख पाते हो तो घबराने वाली बात नहीं है, बाद में आप सभी इसको नोट कर सकते हो रिवीजन के तौर पर। और दूसरे नंबर पर यह आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ सारा बोर्ड PDF में भी आपको मिलेगा और A4 साइज में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो निश्चिंत रहो, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है कि मैम मैं इतने स्पीड से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब बात आती है ऐसा क्यों भाई? वायरस जो होता है वह सेल थ्योरी को प्रतिपादित क्यों नहीं कर रहा, ये इसका पालन क्यों नहीं यहाँ पे कर रहा? तो आंसर आपको करना है इसलिए क्योंकि जो सेल थ्योरी होती है उसका मतलब यही इसको फॉलो करेगा जो कि सेल से बना है। ठीक है, आप सभी सेल से बने हो, मैं सेल से बनी हूँ, अमीबा, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, यहाँ तक कि कोई भी पौधा उठा लूं, कोई भी माइक्रो, कोई भी जीवाणु, कुछ भी मैं उठा लूं, वो सबके सब सेल से बने हैं, तो वह सेल थ्योरी को फॉलो करेंगे। लेकिन वायरस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह यहाँ पर बना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर विषाणु के बारे में बात करते हो तो विषाणु कैसा होता है? असेलुलर होता है, यानी अकोशिकीय होता है। कैसा होता है बच्चों? ये यहाँ पर अकोशिकीय होता है। ये किसी भी सेल से नहीं बना, ये किसी भी कोशिका से बना ही नहीं है ना? तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? अकोशिकीय। क्या कह रहे हैं बच्चों? अकोशिकीय हम इसे यहाँ पर कह रहे हैं, यानी असेलुलर हम इसे यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, डन, ओके। अभिषेक यादव कह रहे हैं कि पैसे भेज देना मैम प्रिंट के। बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, अगर प्रिंट नहीं करना है तो मत करो, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना है तो मत करो ना। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बदतमीजी नहीं कर रहे हो क्लास में? ठीक है, ठीक है ऋषभ, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जब यह किसी भी सेल से यहाँ पर नहीं बने तो फिर यह किससे बने हैं? हमें ये तो पता चल गया कि असेलुलर है, ये किसी भी सेल से यहाँ पे नहीं बने, तो फिर यह किससे यहाँ पर बने हैं? तो आंसर करना कि तब यह बने हुए होते हैं बहुत सारे प्रोटीन से। किससे बने हुए होते हैं? बहुत सारे प्रोटीन से यह बने हुए होते हैं, और साथ में ही इनमें थोड़ा सा पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या पाया जाता है इसमें? थोड़ा सा न्यूक्लिक अम्ल इसमें थोड़ा सा पाया जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि न्यूक्लिक अम्ल दो तरीके का होता है, DNA और RNA। अब मुझे जल्दी से यह बताओ कि DNA की फुल फॉर्म क्या होती है और RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको यह यहाँ पर समझना पड़ेगा कि DNA मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी वायरस को देखते हो तो उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो उसके पास DNA होगा या तो उसके पास RNA यहाँ पर होगा। ठीक है, ओके। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं कि जब विषाणु की हम बात करते हैं ना तो विषाणु किस तरीके का होगा कि जैसे अगर आप सभी हो, ठीक है, आप सभी जैसे यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो सकता है कि आसपास बहुत सारे अलग अलग तरह के वायरस आपको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके शरीर में जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर यह मान लीजिए कि बहुत सारे वायरसेस जो हैं, जो बाहर हैं, वो बिल्कुल नॉन लिविंग है,
बिल्कुल निर्जीव तरीके के हैं, उनका हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, उनको हम क्रिस्टल बना सकते हैं, छोटे छोटे कण हम उनको यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम अभी ठीक नहीं है, थोड़ा सा वीक है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अभी सही नहीं है, बारिश कभी हो रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, तो इस टाइम पे ना हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, वो कैसा हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर यह देखोगे कि जो बाहर के जो वायरसेस है ना, वो इस टाइम पे हमारे शरीर में अटैक कर देंगे, हमारे शरीर के अंदर घुस जाएंगे, और हमारे शरीर में घुसने के बाद हमारी हर एक सेल में वो अपना घर बना लेंगे, फिर वो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण करेंगे, हर सेल को यहाँ पर खाना शुरू कर देंगे, और साथ में रेप्लिकेशन यानी कि अपने जैसे ही बहुत सारे वायरसेस वह हमारे शरीर के अंदर बनाने लगेंगे, गुणन करने लगेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे। तो आपने क्या देखा कि जो भी हमारा वायरस था, जब वो हमारे शरीर के बाहर था तो नॉन लिविंग की तरह काम कर रहा था, और जब वो हमारे शरीर के अंदर चला गया, जब वो हमारे शरीर के अंदर घुस गया, तब वो कैसे काम कर रहा है, जैसे एक जीवित प्राणी यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर एक और नोट्स लिखेंगे, क्या कि जब वायरस की हम बात करते हैं तो इट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि वायरस क्या है, तो आप लिखेंगे यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने क्या बताया, सेल थ्योरी को हर कोई फॉलो करेगा जो कि सेल से बना हुआ है, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं वायरस के बारे में, तो वायरस कोशिका सिद्धांत को पालन नहीं करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम सभी यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी वायरस होता है, जो भी विषाणु यहाँ पर होता है, वह असेलुलर यानी अकोशिकीय होता है, वो किसी भी सेल से यहाँ पर नहीं बना हुआ है। तो किससे बना है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से वह बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, यह बताओ कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है। तब आंसर करना, वायरस को ही हम सभी सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के बाहर वो निर्जीव की तरह है, लेकिन अगर वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया तो वह कैसा हो जाएगा, एक जीवित प्राणी की तरह यहाँ पर काम करने लगेगा। बस, ठीक है सागरिका, ओके, चलो समझ आ गया सभी को। मैम B/W का मतलब क्या है, बिटवीन। ठीक है, डन बच्चों, क्लियर है। चलो, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर पूरी की पूरी सेल थ्योरी हो गई। सभी को समझ आया, रिवाइज करें एक बार फटाफट। चलो, तो सेल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, बताओ बच्चों, सेल थ्योरी जो है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो आंसर करना, स्लीडन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छे। तो जब हम यहाँ पर सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो जो सेल थ्योरी होती है उसका मुख्य सिद्धांत कौन सा है, तो आंसर करना तीसरा वाला। कौन सा, कि सभी कोशिकाएं पूर्ववत कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। ऑल सेल्स अराइजेस ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर मैंने आपसे बोला कि ऐसा कौन है जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, तो आंसर क्या करना, विषाणु जो होता है वह सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यह अकोशिकीय होता है और यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर ना, जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंटरनेट हमारे लिए क्या है, वरदान है कहीं ना कहीं, है ना। हम इंटरनेट से क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि मान लो अमेरिका में अगर कोई पुस्तक छपी है तो बहुत आसानी से वो हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर जब इंटरनेट नहीं था उससे पहले क्या था, उससे पहले था हमारा यहाँ पर अखबार, ठीक है, पुस्तक, ठीक है,
और रेडियो, यही 3 चीज थी। पर मान लीजिए कि जब अखबार की भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो उससे पहले रेडियो और ये हमारा क्या हो गया, टीवी, है ना। रेडियो और टीवी अगर नहीं था तो उससे भी पहले क्या था, तो आंसर आपको यहाँ पर करना है, उससे पहले था अखबार। लेकिन मान लो अमेरिका में अगर कोई अखबार यहाँ पे निकला है तो पता नहीं कितने सालों के बाद वो मेरे पास यहाँ इंडिया में पहुंचेगा, है ना। तो पहले इतनी तरक्की तो थी नहीं, आज तो बिल्कुल पलक झपकते पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में वो न्यूज फैल जाती है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। हाँ, चिट्ठी वगैरह पहुंचने में भी बहुत समय यहाँ पर लगता था, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब कोशिका सिद्धांत दिया गया, जब स्लीडन एंड स्वान की हम बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत यहाँ पर दिया गया, तो उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे, एक और नए साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। एक और यहाँ पर नए साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ये इनकी फोटो है, ठीक है, क्या, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं जिनको नहीं पता था कि स्वीडन और स्वान ने यहाँ पर ऑलरेडी कोशिका सिद्धांत दे दिया है। और उस टाइम पर ना 1855 के आसपास इन्होंने भी एक सिद्धांत यहाँ पर दिया जो बिल्कुल कैसा था, सेल थ्योरी जैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही था। अगर उसका निचोड़ आप निकालो, उसका निष्कर्ष निकालो तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि स्वीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी में बताया, ठीक है। तो यह किस तरह का सिद्धांत था, चलो इसको भी समझते हैं। आप सभी ने हैरी पॉटर देखा है? कितने बच्चों ने हैरी पॉटर देखा है? तो उत्तर नहीं उड़ाना है, चलो हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। आप सभी ने हैरी पॉटर यहाँ पर देखा है? देखा होगा ना, हाँ यस, ठीक है, चलो कोई तो मिला। अच्छा मैम हमने नहीं देखा है, क्या है हैरी? देखो बेटा, हैरी पॉटर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। आपने अलादीन और 40 चोर वाली कहानी सुनी है? उसमें ना एक मंत्र था, खुल जा सिम सिम, ऐसे करके। तो उसमें क्या रहता है कि 40 डाकू रहते हैं, वो एक गुफा में बहुत सारे खजाना जो होता है उसको छुपा करके रखते हैं और उसमें एक लॉक लगाते हैं, कोड लगाते हैं, खुल जा सिम सिम। वैसे ही ना वो पूरा दरवाजा खुल जाता है और अंदर सोने के सिक्के मिलते हैं, है ना। तो खुल जा सिम सिम क्या है यहाँ पे, पासवर्ड, राइट। जैसे मान लो अगर यहाँ पर हमारा फोन होता है, हमारी एप्लीकेशन में हम सभी यह यहाँ पर देख रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो हमारा एक अपना पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड है ना। तो पासवर्ड की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो पासवर्ड भी क्या है, सेम वही चीज है ना, कि एक कोड है और उससे हम सारी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही ना यहाँ पर एक हम कोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये कोड क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, चलो लिखते हैं यहाँ पर ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। चलो ये मंत्र है, ठीक है, ये जादू का मंत्र है, चलो इसको जोर जोर से बोलो। हाँ ठीक है, शक्तिमान, हातिम सब हो गया, आर्यमान सब हो गया, चलो छोटा भीम हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम ना एक मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जैसे खुल जा सिम सिम एक मंत्र होता है ना ठीक है दर्शन, ओके, बिल्कुल उसी तरीके से ओमनिस सेलुला ई सेलुला। चलो एक बार सभी बच्चे बोलो, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। हाँ ये एक मंत्र है जादू का, ठीक है रॉय, ओके। तो अब ओमनिस सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है, देखो ओमनिस, ओमनिस का मतलब होता है यहाँ पे ओरिजिन, जिसको आप सभी कहोगे उत्पत्ति, ठीक है। सेलुला का मतलब क्या होता है, सेल यानी कोशिका। ई का क्या मतलब होता है, फ्रॉम यानी से। और सेलुला अभी तुरंत ही मैंने बताया, सेल यानी कि कोशिका, ओके। ये हमने इसकी डिकोडिंग कर दी। अब यहां पर ना पीछे से इसको पढ़ना शुरू करो, कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति। लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, हाँ बिल्कुल लग रहा है। क्या लग रहा है कि सेल जो है वो किससे बन रहा है, एक सेल से ही बन रहा है, लग रहा है ना, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति हो रही है। ये क्या है, बिल्कुल वैसे ही तो है जैसे कि स्लीडन एंड स्वान ने बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से होता है
और सेम वही चीज यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति हो रही है। तो क्या कोई खास अंतर है? नहीं। चिन टपाक टमटम, हाँ ठीक है आरुष, तो हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कोई कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति यहाँ पर हो रही है ना। तो यही क्या है बच्चों यहाँ पे, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जाना है और कहना है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। यह किसने दिया था? और इसका एक ही क्वेश्चन आता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला का प्रतिपादन किसने किया था, यह थ्योरी किसने यहाँ पर दी थी? तो आंसर करना रुडोल्फ विर्चो। कौन? रुडोल्फ विर्चो। बस खत्म। ठीक है, तो देखो बच्चों, सेल थ्योरी किसने दी? स्वीडन और स्वान। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने यहाँ पर दिया? तो आंसर करना रुडोल्फ विर्चो ने यहाँ पर दिया। ठीक है, एक बच्चा मुझे सिखा रहा है पैसे से पैसा बनता है। मैम जी, मैं इस कलम से भी पैसा बना सकती हूँ, तुम सभी को पढ़ा करके, तुम सभी अधिकारी बनो तो हाँ, बच्चों का निर्माण किया जा सकता है इस पेन से। चलो और बोलो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो 1855 की बात है, 34 साल के यह थे, मतलब 34 साल की उम्र के आसपास यह थे। और उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि प्रत्येक कोशिका दूसरे सेल से ही उपर्जित होती है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बस डन। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? और आंसर करना रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, बात खत्म। ईयर वगैरह यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, पर कुछ बच्चे होते हैं ना कि मैम उनकी पत्नी का नाम बताइए, मैम उनकी गर्लफ्रेंड का नाम बताइए, तो इसीलिए ईयर लिख दिया है आत्मा को संतोष देने के लिए। बाकी इससे कोई प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे पूछेगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हाँ बच्चों पेंडुलम बाबा मुझे याद है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक और साइंटिस्ट के बारे में, और ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है लुईस पाश्चर। क्या है इनका यहाँ पे नाम? लुईस पाश्चर। अब ये जो लुईस पाश्चर है भाई, ये क्यों इतने फेमस है? तो यहाँ पे जब इतने साइंटिस्ट की बात हो रही है तो चलो इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, लुईस पाश्चर जो है ना, यह भी एक साइंटिस्ट है। और ये क्यों फेमस है वो मैंने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहली बात कि जो भी हमारे लुईस पाश्चर है, इन्होंने जर्म थ्योरी दिया था। क्या दिया था इन्होंने? यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर उठा करके अभी कर लेना। लिखा हुआ है कि जर्म थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? आंसर क्या करना है? लुईस पाश्चर के द्वारा दिया गया था। जर्म मतलब क्या? कीटाणु। ठीक है, कि भाई कीटाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो हम बीमार होंगे, यही क्या है? जर्म थ्योरी। तो किसने दिया? लुईस पाश्चर ने दिया। दूसरे नंबर पर इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। कौन कौन सी वैक्सीन बनाई थी? तो जैसे रेबीज की वैक्सीन इन्होंने बताई, कोलेरा मतलब क्या होता है बेटा? हैजा, है ना। तो हैजा की वैक्सीन इन्होंने बनाई, एंथ्रेक्स की वैक्सीन इन्होंने बनाई। तो इससे भी प्रश्न पूछा है कि ये बताओ एंथ्रेक्स की वैक्सीन का निर्माण किसने किया था, हैजा की वैक्सीन का निर्माण किसने किया था। ठीक है, इसी तरह से पूछता है कि रेबीज की वैक्सीन का निर्माण किसने किया था। तो आंसर करना लुईस पाश्चर ने यहाँ पर किया था। फिर आपसे पूछा जाता है कि यह बताओ कि जो पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया है, जो पॉस्चरीकरण है, यह किसके द्वारा दिया गया था? तभी भी आंसर करना है लुईस पाश्चर। अब पॉस्चराइजेशन का क्या मतलब होता है? तो बेटा आपने देखा होगा कि घर में दूध आता है, ठीक है, तो गाय का आता है, भैंस का आता है, घर में दूध आता है, और मम्मी लोग क्या करते हैं, उस दूध को पहले उबालते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं, तब उसका उपयोग आगे किया जाता है ना। तो ये दूध क्या है कि भाई आपके घर में आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर दूध आ रहा है, 3 लीटर दूध आ रहा है, चलो तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई भयंकर तरीके से मेरी यहाँ पर दूध की एक इंडस्ट्री चली है, तो उसमें तो आप ऐसा कर नहीं पाओगे कि पहले उसको गर्म करोगे, फिर ठंडा करोगे, फिर आप उसको यहाँ पे यूज करोगे, है ना। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि बहुत लंबे स्केल में दूध को बहुत ही हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है ताकि बैक्टीरिया मर जाए। फिर उसको बिल्कुल ठंडा कर देंगे, फिर एकदम से गर्म कर देंगे, फिर इसको ठंडा कर देंगे, और फिर पैकेट बंद दूध बना करके उसको हम बाजार में बेच देंगे। ठीक है, तो इसी को हम सभी क्या कहते हैं? पॉस्चरीकरण। कि भाई जो दूध होता है उसमें से हमने हानिकारक जो बैक्टीरिया है उसको मार दिया और दूध लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे? पॉस्चराइजेशन। ठीक है, चलो यहाँ पर एक जो बच्चा है
ठीक है, इसको हमें यहाँ पर भगाना पड़ेगा। ठीक है, इसने अपना नाम नहीं लिखा है पर इसको अभी भगाएंगे हम सभी। ये यहाँ पर जो कमेंट आपने किया है कि आपका भी दूध उबलता है क्या मैडम, इस लड़के ने अपना नाम इसका शो नहीं हो रहा है, इसका कुंडली निकलवाओ। ठीक है बेटा, ये सेम चीज तुम अपनी दीदी बहन से कर पाओगे या अपनी मम्मी से कर पाओगे? मम्मी का दूध पी के बड़े हुए हो या ऐसे ही? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ बच्चे इस तरह की बदतमीजी करके सोचते हैं कि वाह क्या कूल लग रहे हैं हम। बेटा इस तरह की हरकतें आप करते हो ना, आप जैसे ही बच्चे आगे जाके ना रेपिस्ट बनते हैं। ठीक है, और ये कमेंट आपके घर भिजवाया जाएगा, डोंट वरी। चलो अब इसके आगे हम बात करते हैं कि यह बताओ जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान के पिता किसे यहाँ पर कहा जाता है? क्या बात है, बहुत अच्छे, लुईस पाश्चर को ही कहा जाता है। तो बैक्टीरियोलॉजी के जो पिता होते हैं, बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक यहाँ पर होते हैं, वह कौन है? यहाँ पर लुईस पाश्चर ही यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह से एक और साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच का नाम क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन है, अगर आपसे यह यहाँ पर पूछा जाए कि यह बताइए कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रॉबर्ट कोच। ठीक है, क्लियर है? एक बार देखो इसको फटाफट से, फिर आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, समझ आ गया बच्चों यहाँ तक? तो मैंने आपको क्या बताया कि जब स्वीडन और स्वान के बारे में हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी। फिर हम बात करते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, किसने यहाँ पर दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ विर्चो। फिर यहाँ पर आता है कि यह बताइए जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। रेबीज की वैक्सीन, कोलेरा यानी हैजा की वैक्सीन और एंथ्रेक्स की वैक्सीन किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। ठीक है, फिर पॉस्चराइजेशन के बारे में किसने बताया था? लुईस पाश्चर ने। जीवाणु विज्ञान के पिता किसे हम कहते हैं? लुईस पाश्चर को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तब आंसर करना रॉबर्ट कोच को यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलो तो ये जो आपका सेल थ्योरी था ये खत्म हो गया है। ठीक है, सेल थ्योरी आपका पूरा खत्म हो गया है। अब इसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। क्या पढ़ेंगे हम? कोशिकांग हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं और उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा और कल की क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को आज मिल जाएगा। ठीक है, इवनिंग तक मिल जाएगा। ठीक है मैम, एंथ्रेक्स क्या होता है बता दीजिए। प्यारे बच्चों अभी हम उसको रोगों में पढ़ेंगे पर फिर भी मैं बता देती हूँ। एंथ्रेक्स जो होता है ना, वह एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में छोटे छोटे घाव बन जाते हैं जो काफी पेनफुल होते हैं और साथ में ही ये हमारे रक्त को भी प्रभावित करता है। तो यह एक संक्रामक रोग होता है जो कि बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। कल हम सभी पढ़ेंगे कोशिकांग। इसकी जो A4 की पीडीएफ है वो इवनिंग तक आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।